हमारा 7 चैप्टर चल रहा है एडवेंचर, और इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना? ये निशान लगा हुआ है। अब इसमें कुछ मैं नहीं लिख पाया था, मैं आपको देखो। हाँ बेटा,
से रिसेप्शनिस्ट है। हाँ The train now passed through the suburban rail traffic. अब जो ट्रेन थी यानी कि हमारी जो रेलगाड़ी थी फास्ट थ्रू वे गुजरी द सबर्बन रेल ट्रैफिक। सबर्बन कहते हैं उपनगर को, और रेल ट्रैफिक मतलब हो गया जो ट्रेन की पटरियाँ थी। अब हमारी ट्रेन जो थी रेलगाड़ी वो उपनगरीय जो क्षेत्र थे, जो इलाके थे, वहाँ से गुजरी। The blue carriage carried the letter GPMR on the side. The blue carriages, जो नीले डिब्बे थे ट्रेन के, carried the letters, उन ट्रेन के नीले डब्बों पर लिखा हुआ था GBMR on the side, एक तरफ GBMR। मतलब GBMR का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ये लिखा हुआ था। एक्सप्लेन खान साहब ने व्याख्या की कि साहब GBMR का क्या मतलब लिखा हुआ है? GBMR का मतलब है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। See the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentleman reminder that we are in British territory. See the tiny मतलब छोटा, तो यूनियन जैक कहते हैं ब्रिटेन के झंडे को। जिस तरह भारत के झंडे को तिरंगा कहा जाता है, उसी तरह ब्रिटेन का जो झंडा है उसे यूनियन जैक कहते हैं, उसका नाम यूनियन जैक है। तो ईच कैरियर मतलब प्रत्येक डिब्बे के ऊपर देखो छोटा सा यूनियन जैक बना हुआ था, छोटा सा ब्रिटेन का झंडा बना हुआ था प्रत्येक डिब्बे के ऊपर। ए जेंटल रिमाइंडर, ये एक छोटा सा रिमाइंडर था, ये एक छोटी सी याद दिलाने वाली बात थी दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, कि हम अब अंग्रेजों के क्षेत्र में या उनके इलाके में आ गए हैं। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि संपूर्ण भारत पर उस समय अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, बल्कि कुछ राज्य ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, यानी कि जो आज़ाद थे। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर जो है राज्य अपना स्थापित कर लिया था। तो जब ये शुरू हुए, जिस क्षेत्र से इलाके से वो आज़ाद था, लेकिन जब वो बम्बई में पहुंचते हैं तो बम्बई पर जो है वो क्योंकि अंग्रेज़ों का कब्जा था, तो बम्बई में पहुंचे तो ट्रेन के डिब्बों पर GBMR लिखा हुआ था, जो याद दिलाता था कि ये अब ब्रिटिश टेरिटरी में आ गए, अर्थात ये ब्रिटिश या अंग्रेज़ों के क्षेत्र में, इलाके में आ गए। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. The train began to slow down, अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे धीमी होना शुरू हुई, मतलब उसकी गति धीमी हुई। बियॉन्ड दादर, दादर से आगे। दादर बम्बई का एक उपनगर है, मुंबई का उपनगर है दादर। दादर से आगे हमारी ट्रेन धीरे हुई एंड स्टॉप ऑनली एट डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस, और फिर अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर, जिसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, वहाँ पर पहुँची। आज भी आप देखेंगे विक्टोरिया टर्मिनस का जो है ना नाम, वो बॉम्बे सेंट्रल है। अगर आप कभी फिल्मों में देखेंगे तो मुंबई के जो सीन बताते हैं उसमें बड़ी सारी बिल्डिंग है ना, भवन है अंग्रेज़ों के ज़माने का, और वहाँ से ट्रेन गुजर रही है, वो बॉम्बे सेंट्रल है, वो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से मशहूर था। तो दादर का जो इलाका था, जो मोहल्ला था या सबर्बन उपनगर था, उसके बाद हमारी ट्रेन धीरी हुई और जाकर के विक्टोरिया टर्मिनस नाम का जो स्टेशन था, उपनगर था, वहाँ रुक गई। The station looked remarkably neat and clean. वो स्टेशन जो था वो बहुत ही शानदार तरीके से साफ सुथरा था। रिमार्केबली कहना मतलब हो गया शानदार तरीके से साफ सुथरा था। The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Prussians, along with a handful of British officers. The staff was mostly made up of Anglo-Indians. ज़्यादातर जो वहाँ पर स्टाफ हो एंग्लो-इंडियन का था, अर्थात उन अंग्रेजों का जो भारत में रहते थे। एंड पारसी, और उसके अलावा पारसी लोग हुआ करते थे। पारसी कौन?
जो आग की पूजा करते हैं, है ना, जिनको हम कहते हैं अग्नि पूजक, जो लोग आग की पूजा करने वाले होते हैं उनको पारसी कहा जाता है। तो पारसी लोग हुआ करते थे और अंग्रेज थे विद ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। As he emerged from the station, Gangadhar found himself facing an imposing building. As he emerged from the station, जब गंगाधर पंत जो थे वो स्टेशन से बाहर आए, इनका पूरा नाम था प्रोफेसर गंगाधर पंत गायकवाड़। तो जब ये स्टेशन से बाहर निकले, इमर्ज मतलब निकलना, फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग, तो इन्होंने अपने आप को पाया इसके सामने एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, एक बड़ा सारा भवन था, एक बड़े सारे भवन के सामने इन्होंने अपने आप को पाया। ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द लेटर्स ऑन इट, और उस भवन के ऊपर जो अक्षर लिखे हुए थे, लेटर कहते हैं अक्षरों को, प्रोक्लेम, वैसे प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना होता है, जो अक्षर लिखे हुए थे उस भवन के ऊपर वो ये बता रहे थे, घोषणा कर रहे थे इट्स आइडेंटिटी, यानी कि उस बिल्डिंग की पहचान, उस भवन की पहचान, उस भवन की पहचान को बता रहे थे उस पर लिखे हुए अक्षर। टू दोज, उन लोगों को हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, जो कि बम्बई की इस नामचीन बिल्डिंग को नहीं जानते थे। लैंडमार्क मतलब हो गया नामचीन, अर्थात मशहूर, प्रसिद्ध, जो कि मुंबई की इस प्रसिद्ध बिल्डिंग को या भवन को नहीं जानते थे, उनके लिए उस बिल्डिंग के ऊपर अक्षर लिखे हुए थे, जो अक्षर उन लोगों को बताते थे कि ये बिल्डिंग या ये भवन है क्या। उस पर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उस भवन का नाम था ईस्ट इंडिया हाउस, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय था। आपको पता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। पहले तो क्वीन विक्टोरिया का राज था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो मुख्यालय था। Professor Gaitonde had not expected this. Prepared as he was for many shocks, हालांकि वो तो बहुत सारे झटकों के लिए तैयार थे, बहुत सारे शॉक्स, बहुत सारे आश्चर्यों के लिए तैयार थे। प्रोफेसर गायकवाड़ हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन प्रोफेसर गंगाधर पंत गायकवाड़, पूरा नाम ये कि आप चक्रा मत जाना कि प्रोफेसर गायकवाड़ अलग है और गंगाधर पंत अलग है। तो प्रोफेसर गायकवाड़ गंगाधर पंत जो थे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, उन्होंने इसकी आशा नहीं की थी। एक्सपेक्ट कहते हैं आशा को, उम्मीद को। The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857. At least this is what a history book said. The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857. 1857 की क्रांति के पश्चात, 1857 में क्रांति थी ना, जब बंगल पांडे ने विद्रोह किया था, है ना। तो 1857 की घटनाओं के बाद, घटनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुंड अप शॉर्टली, उसको तुरंत वुंड अप किया गया था, अर्थात उसको सक्रिय किया गया था। एटलीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, कम से कम ऐसा ही इतिहास की पुस्तकें बताती थी। Yet here it was not only alive but flourishing. लेकिन यहाँ ये जो बिल्डिंग थी, जो भवन था, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था, यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी न केवल अलाइव, जीवित थी, बट फ्लॉरिशिंग, बल्कि यहाँ पर वो विकसित भी हो रही थी, पनप भी रही थी। पनपना या विकसित होना, फ्लॉरिश। So history had taken a different turn, perhaps before 1857. So इसलिए हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, शायद इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया हो। परहैप्स बिफोर 1857, शायद 1857 की क्रांति से पहले। प्रोफेसर गायकवाड़ जो है वो ऐतिहासिक घटनाओं की खोज यहाँ करने आए थे। तो प्रोफेसर गायकवाड़ ये कह रहे हैं कि शायद इतिहास ने 1857 की जो घटनाएं हुई थी उससे पहले कोई नया मोड़ लिया होगा। How and when had it happened, we had to find out. हाँ, how and when had it happened, और कहाँ और कैसे ये हुआ था कि इतिहास में घटनाओं ने 1857 की क्रांति से पहले एक नया या पृथक मोड़ लिया था। ये कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, he had to find it, यही प्रोफेसर गंगाधर गायकवाड़ को यहाँ पर तलाश करना था, खोजना था। As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. As he walked along Hornby Road,
जब वो हॉर्नबी रोड पर चल रहे थे, ये सड़क का नाम था हॉर्नबाई या हॉर्नबी रोड। हॉर्नबी नामक सड़क पर चल रहे थे, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि वो सड़क कहलाती थी। ही फाउंड, उन्होंने पाया, ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स, अलग अलग प्रकार की दुकानें, एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, और अलग अलग प्रकार के कार्यालयों के भवन थे। मतलब वहाँ पर जब मुंबई पहुँचे और ख़ासतौर से जब हॉर्नबी रोड पर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारी जो दुकानें थी और बहुत सारी ऑफिस बिल्डिंग थी, यानी कि कार्यालयों की भवन थे। There was no handloom house building instead. There was goods and woodwork department. There was no handloom house building. वहाँ पर कोई भी हैंडलूम हाउस का भवन नहीं था। हैंडलूम मतलब हस्त निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, हाथों से बनाई गई जो वस्तुएं होती हैं, उसका कोई भवन नहीं था। इंस्टीट्यूट बजाय उसके देयर वर गुड्स एंड वुडवर्क डिपार्टमेंटल स्टोर। वहाँ पर गुड्स और वुडवर्क, ये कंपनी का नाम है गुड्स एंड वुडवर्क। गुड्स और वुडवर्क नामक कंपनी के डिपार्टमेंटल स्टोर थे। डिपार्टमेंटल स्टोर उन स्टोर को या उन दुकानों को कहा जाता है जहाँ पर सभी प्रकार का सामान मिलता है। जैसे आपने कभी जयपुर गए हो आप लोग, डी मार्ट का नाम सुना है? डी मार्ट, अच्छा। आपने ऐसे फिल्मों में भी देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े शोरूम होते हैं जहाँ पर सब तरह का सामान मिलता है, सब्जियाँ भी मिलती हैं। एक तरफ जो है अगर मान लो आटा रखा हुआ है तो आटा ही आटा होता है, एक तरफ जो है दालें होती, दालें, एक तरफ अगर खिलौने है मॉल की तरह। मॉल तो सुना था ना, मॉल, बस ऐसे ही मॉल। Imposing officer of Lloyds, Barclays and other British banks as in a typical high street outlet town in England. Imposing offices, और वहाँ बड़े बड़े कार्यालय थे, भवन थे, ऑफ लॉयड्स, लॉयड्स जो ब्रिटेन की कंपनी थी, लॉयड्स नामक कंपनी के, बार्कलेज नामक कंपनी की, ये सब अंग्रेजों की कंपनियां थी, एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, और वहाँ पर और दूसरे ब्रिटिश बैंक थे। तो वहाँ पर लॉयड्स, बार्कलेज और बड़े बड़े ब्रिटिश बैंक थे। एज इन ए टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ टाउन इन इंग्लैंड, जिस प्रकार की इंग्लैंड शहर में या किसी भी इंग्लैंड शहर की जो बड़ी और ख़ास गली होती है उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था बम्बई में भी, है ना। तो बम्बई में उन्होंने जो है वो हेडक्वार्टर बना रखा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय था। तो वहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे, तो उनका जो पूरा सेटअप था उन्होंने वैसे ही कर दिया था। तो हॉर्नबी रोड के ऊपर वैसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वैसे ही बड़े बड़े कार्यालय, जैसा कि इंग्लैंड की किसी गली या सड़क पर देखने को मिलते थे, मुंबई में भी वैसे ही बिल्डिंग्स और भवन थी, दुकानें थी। He turned right along the street and entered Forbes building. He turned right along Home Street and entered Forbes building. अब वो सीधे मुड़ गए, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जो थे वो दाईं ओर मुड़ गए, राइट मतलब दाईं ओर मुड़ना, और उस गली का नाम था होम स्ट्रीट, या सड़क का नाम था होम स्ट्रीट, एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, और वो फोर्ब्स नामक जो कंपनी थी उसकी बिल्डिंग, उसके भवन में दाखिल हो गए, उसमें प्रवेश किया। I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. अब वहाँ पर एक अंग्रेज स्वागतकर्ता बैठा हुआ था या बैठी हुई थी। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं, आप गए हुए जैसे कहीं जाते हैं, बस ऑफिस में जाते हैं या अस्पताल जाते हैं, तो बाहर एक लड़की बैठी रहती है ना, जो आपको बताती है मैं आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँ, उसे रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। तो वो जो स्वागतकर्ता थी, अंग्रेज थी, उससे पूछा इन्होंने जाकर के, आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज़, मैं कृपा करके मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. उसने तलाश करना शुरू किए नाम। सबसे पहले तो टेलीफोन लिस्ट देखी उसने, फिर स्टाफ की लिस्ट देखी, सूची देखी, स्टाफ की सूची देखी, टेलीफोन की सूची देखी, एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर उसके बाद वो जो सूची थी जहाँ पर कि उस कंपनी में सारे लोग काम किया करते थे, ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, इस कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस के अंदर जितनी भी शाखाएं थीं, उन शाखाओं में काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, यानी कि जो व्यक्ति थे, उन सब की लिस्ट देखी उसने। She looked her head and said, I am afraid I cannot find anyone of the name either her or in any of our branches. तो उस रिसेप्शनिस्ट ने मेरी तरफ देख करके अपना सिर जो है वो नकारात्मक भाव में हिलाया, ऐसे नहीं, और वो बोली कि भाई मुझे तो इस नाम का व्यक्ति, विनय गायतोंडे नाम का व्यक्ति, ना तो यहाँ इस बिल्डिंग में कहीं कोई है, और ना ही हमारी फर्म जो हमारी कंपनी है, फोर्ब्स जो हमारी कंपनी है,
इसकी किसी भी शाखा में काम करने वाला कोई व्यक्ति इस नाम का है विनय गायतोंडे, क्योंकि उसके पास डायरेक्टरी थी, उसके पास सूची थी तमाम कर्मचारियों की जो कि फोर्ब्स में काम किया करते थे। तो उसने कहा कि फोर्ब्स नामक कंपनी में काम करने वाले जो हमारे पास कर्मचारियों की सूची है, किसी भी शाखा में इस नाम का विनय गायतोंडे नाम का व्यक्ति नहीं है। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? तो उस रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि क्या आपको पूरा विश्वास है कि मिस्टर विनय गायतोंडे नामक व्यक्ति जो हैं वो यहीं काम करते हैं, फोर्ब्स नामक जो हमारी कंपनी उसी में काम करते हैं? तो मैंने तो पूरी जो हमारे कर्मचारियों की एक लिस्ट है, सूची, उसमें छान लिया, मुझे कहीं विनय गायतोंडे नाम का व्यक्ति नहीं मिला। बस नहीं था। आज तारीख कितनी है? एक